जय माता दी दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है। अस्मक नाम के राज्य पर केशव सेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा का कोष हीरे जवाहरात और मोतियों से, अन्न धन से भरा हुआ था। उस राज्य की सारी प्रजा खुशहाल थी। प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था। अपने राजा से प्रजा पूरी तरह से संतुष्ट थी। आप इस तरह से समझ लीजिए कि उस राजा के पास इज्जत, धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ थी। राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा केशव सेन के एक संतान था जिसका नाम था राजकुमार तिरुपति। राजकुमार तिरुपति अपने पिता का बहुत ही दुलारा बेटा था और इसके साथ ही वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार भी था। राज्य पर जब कोई संकट आता तो राजकुमार तिरुपति ही अपनी अकल और समझदारी से उस मुसीबत का सामना करता था। राजकुमार तिरुपति हर उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में पूरी तरह से माहिर था। राजा केशव सेन को राजकुमार तिरुपति पर बहुत गर्व था और प्रजा भी राजकुमार तिरुपति से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा सम्मान करती थी उसका। दोस्तों, अस्मक राज्य के पास ही एक दूसरा राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही स्वार्थी, घमंडी और अभिमानी था। वह हमेशा अपने पड़ोसी राज्य की उन्नति से मन ही मन जला करता था और हर समय उसके मन में बस यही विचार रहता था कि वह अपने पड़ोसी राज्य अस्मक के राजा केशव सेन को परास्त कर सके। एक बार की बात है कि उस पड़ोसी राजा ने अपने एक दूत के हाथ राजा केशव सेन के पास 4 सवाल लिख करके भेजे। वह दूत जब राजा केशव सेन के दरबार में पहुंचा तो कहने लगा कि महाराज, हमारे महाराज ने आपके लिए 4 सवाल भेजे हैं और यदि इन चारों सवालों का जवाब आपने सही नहीं दिया तो हमारे महाराज यही समझेंगे कि आपके राज्य में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है और ऐसी स्थिति में आप राज्य चलाने के लायक भी नहीं। इस तरह से आपको हमारे राजा के अधीन काम करना होगा। हमारे महाराज के 4 सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल है कि मूर्ख राजा कौन होता है। दूसरा सवाल है कि मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी कौन होते हैं। और तीसरा सवाल है अच्छाई में क्या बुराई होती है। और चौथा सवाल कि बुराई में क्या अच्छाई होती है। उन सवालों के जवाब को सुन करके राजा केशव सेन सोचने लगा कि यह तो बड़े अजीब सवाल है। इन चारों सवालों का उत्तर उसकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब यह उसके राज्य की इज्जत का मामला बन चुका था। वह किसी न किसी तरह से इन सवालों के जवाब को हासिल करना चाहता था। वह सोचने लगा कि राजा तो मूर्ख हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसके दरबारी भी बेवकूफ और चापलूस हो। इसके अलावा अच्छाई में क्या बुराई हो सकती है और बुराई में भला क्या अच्छाई हो सकती है। बुराई तो हमेशा बुराई ही होती है और अच्छाई हमेशा अच्छाई होती है। उस दूत का यह संदेश पढ़ करके राजा जब चौंका तो दूत यह संदेश वापस लेकर के लौट गया। अब राजा केशव सेन कई दिनों तक इन सवालों के जवाब ढूंढता रहा, लेकिन जब कई दिनों तक उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया तो उसने अपने बेटे राजकुमार तिरुपति को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुमने सुना ही होगा कि हमारे पड़ोसी राजा ने हमारे लिए 4 सवाल भेजे हैं। यह सवाल हमारे राज्य और हमारी बुद्धि को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा यह हमारी और तुम्हारी इज्जत का भी सवाल है। अगर इन सवालों के जवाब तलाश नहीं किए गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए किसी तरह से यदि संभव हो तो तुम्हें इन सवालों का जवाब तलाश करना चाहिए। राजकुमार तिरुपति ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहने लगा कि पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन सवालों का जवाब अवश्य ही तलाश कर लूंगा। आप पड़ोसी देश के राजा के इन सवालों के जवाब के लिए 1 साल के लिए मोहलत मांग लीजिए। राजा केशव सेन ने पड़ोसी देश के राजा के 4 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 1 साल की मोहलत ले ली। पड़ोसी राजा ने सोचा कि अस्मक में कोई भी आदमी नहीं होगा जो 1 साल के अंदर भी इन सवालों का जवाब सही से दे सके। इसलिए उसने 1 साल की मोहलत दे दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने इस तरह से बीत गए। राजा और राजकुमार तिरुपति उन सवालों को भूल चुके थे। एक दिन अचानक राजा केशव सेन को उन सवालों का
ख्याल आ गया। उसने राजकुमार तिरुपति को अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा, क्या उन सवालों का अभी तक तुमने कोई हल ढूंढा है? अब तो इस बात को 2 महीने बीत चुके हैं। राजकुमार तिरुपति ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं राज कार्य के कामों में इतना उलझा हुआ था कि मुझे एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिली। आप मुझे कुछ दिनों के लिए राज्य के बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए ताकि मैं घूम फिर करके इन सवालों के जवाब ढूंढ सकूं। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रख करके राजकुमार तिरुपति को बाहर जाने की अनुमति दे दी। राजकुमार तिरुपति उसी दिन अपना भेष बदल करके पड़ोसी राज्य की तरफ चल दिया, जिसके राजा ने यह सवाल लिख करके भेजे थे। कई दिन और कई रातें बीत जाने के बाद सफर करता हुआ राजकुमार तिरुपति उस राज्य में पहुंच गया। उस समय शाम हो चुकी थी। राजकुमार तिरुपति ने सोचा कि राज्य के लोग मालूम नहीं कि कैसे होंगे, इसलिए अजनबी का रात के समय नगर में जाना ठीक नहीं होगा। यही विचार करके राजकुमार ने नगर के बाहर रात बिताने का फैसला कर लिया और फिर रात गुजारने के लिए वह इधर उधर जगह तलाश करने लगा। नजदीक ही एक छोटा सा मकान दिखाई दिया जिसमें से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। राजकुमार ने विचार किया कि आज की रात इसी घर में गुजारना चाहिए। राजकुमार ने उस मकान के नजदीक पहुंच करके जब उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर के बाद एक औरत ने दरवाजा खोला और कहने लगी कि आप कौन हो और मुझसे आप क्या चाहते हो? राजकुमार तिरुपति ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैं एक परदेसी व्यापारी हूँ, घूमता फिरता आज इधर को आ निकला हूँ। मैं आपके घर में सिर्फ एक रात गुजारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए अनुमति देंगे? वह औरत एक पल के लिए सोच में पड़ गई। राजकुमार तिरुपति उसके संकोच को समझ करके कहने लगे कि मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और वह औरत बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी। वह राजकुमार को घर के अंदर ले गई, उसे खाना खिलाया और दूसरे कमरे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। राजकुमार तिरुपति सारी रात बड़े ही आराम से सोता रहा और सुबह जब हुई तो उठ करके राजकुमार जब जाने लगा तब उसने औरत से कहा कि आप जो मेरी इतनी आवभगत की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपने यह तो बताया ही नहीं कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। तभी वह औरत कहने लगी कि अजनबी नौजवान, यह तो तुमने देख ही लिया होगा कि इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। इस भरी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मैं यहाँ के राजा के महल में एक मामूली सी दासी का काम करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके जो कुछ भी हमको मिलता है उसी धन से मैं अपना पेट पालती हूँ। उस औरत की कहानी सुनकर के राजकुमार तिरुपति को उस औरत पर दया आ गई। उसने औरत को कुछ सोने की मोहर देनी चाहिए, लेकिन वह औरत कहने लगी, मैंने आपको एक मेहमान समझ करके अपने यहाँ पर रुकने दिया है और मैं समझती हूँ कि मेहमान से कभी भी किसी तरह की कीमत हासिल करना ठीक नहीं है। राजकुमार ने उस दासी का धन्यवाद किया और आगे की तरफ चल दिया। राजकुमार तिरुपति भी कुछ ही दूर चला था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह सर झुकाए लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन लोग उसे देख करके धुतकारते हुए आगे निकल रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति की हालत इतनी खराब थी कि उसने बूढ़े के पास जाकर के पूछा कि बाबा, आप इस तरह से भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या आपकी देखभाल करने वाला और आपको खिलाने वाला कोई नहीं है? राजकुमार के मुंह से ऐसी बात को सुनकर के बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा कि नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। आप भी सुनेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तभी राजकुमार ने कहा कि बाबा, आपको क्या दुख है? आपकी ऐसी हालत किसने कर दी है? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए कहने लगा कि बेटा, मैं 50 साल तक इस राज्य के राजा के महल में चौकीदार का काम करता रहा। जब तक मुझ में ताकत थी और हिम्मत थी, राजा मुझसे अपनी मर्जी के अनुसार काम लेता रहा। मैं भी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में दिन रात बिना सोचे समझे उसकी सेवा करता रहा। राजा का इशारा पाते ही मैंने उनका मुश्किल से मुश्किल काम भी कर डाला। लेकिन जब मैं बूढ़ा हुआ और मेरे बाल
सफेद होने लगे तो उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक दिया और मेरी जगह पर एक दूसरा नौजवान रख लिया। ऐसा करते वक्त उसने एक बार भी विचार नहीं किया कि जिस आदमी ने उसकी 50 साल तक सेवा की है वह बुढ़ापे में कहाँ जाएगा। मैं मजबूर था, मैं क्या कर सकता था, और वह एक राजा था, जबकि मैं रास्ते का भिखारी। मैं अब कोई काम नहीं कर सकता, अब तो सिर्फ भीख मांग करके ही अपना गुजारा करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजकुमार तिरुपति को उस बूढ़े पर बहुत दया आ गई। उसने सोने की मोहरे एक मुट्ठी भरी और उस भिखारी को दे करके आगे चला गया। चलते चलते राजकुमार वहां के राजा के दरबार में जा पहुंचा। वह राजा बड़ी ही शान से अपने दरबारियों के बीच में बैठा हुआ था। उसके दरबारी राजा की तारीफ कर रहे थे, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। राजकुमार तिरुपति दरबार में पहुंच करके कोने में जाकर के बैठ गया, लेकिन राजा अपने दरबारियों की चापलूसी भरी बातों को सुनने में ऐसा व्यस्त था कि उसने एक बार भी दरबार में आए हुए राजकुमार की तरफ ध्यान नहीं दिया। राजकुमार चुपचाप दरबार में बैठा रहा और शाम होने का इंतजार करता रहा। राजा ने एक बार भी राजकुमार तिरुपति की तरफ देखा तक नहीं। शाम का समय वह दुखी मन से चुपचाप दरबार से लौट आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब दूसरा दिन हुआ वह फिर से राजा के दरबार में जाकर के बैठ गया। उसने देखा कि राजा के दरबारी राजा की उसकी अच्छाइयों की झूठी कहानियां सुना सुना करके उसको प्रसन्न कर रहे थे। राजा के जितने भी मंत्री और दरबारी उसे यह बता रहे थे कि राज्य में कोई दुखी और गरीब नहीं है। राजकुमार तिरुपति देख रहा था कि जो भी दरबारी राजा की झूठी तारीफ और गुणगान करने से तो राजा खुश होकर के उन्हें इनाम में मोहर लुटाता रहा। राजकुमार ने भी इसी उपाय से काम लेना ठीक समझा। उसने राजा की तारीफ में बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी और मौका पाकर के कहने लगा कि महाराज की जय हो। मैं बचपन से ही आपके इंसाफ की और आपकी उदारता की बातें सुनते आ रहा हूँ। मैं आपके राज्य में जहाँ भी गया लोगों से यही सुना कि आप सभी लोगों के दुख सुख में काम आने वाले और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। आपसे अच्छा राजा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेरे दिल में आपको देखने की इच्छा पैदा हुई और ईश्वर की दया से मेरी यह इच्छा पूरी भी हो गई। राजकुमार तिरुपति की ऐसी बातें सुन करके राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा कि नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजकुमार तिरुपति ने झुक करके कहा कि महाराज, मैं एक परदेसी हूँ। मैं कविताएं लिखने का काम करता हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं जहाँ पर भी गया मुझे कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जिस पर मैं कोई कविता लिख सकूं। लेकिन जब मैं आपके राज्य में पहुंचा तो लोगों से आपकी तारीफ सुन के मैं बहुत प्रसन्न हुआ और फिर एक बहुत सुंदर सी कविता मैंने आपके लिए लिखी है। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपको यह कविता पढ़ करके सुनाऊं। राजा, जो अपनी झूठी तारीफ सुनने का आदी था, वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुम मुझे अपनी कविता सुनाओ जो तुमने मेरे लिए लिखी है। राजकुमार तिरुपति ने बड़ी ही सुरीली आवाज में राजा की तारीफ में लिखी हुई वो कविता पढ़ करके राजा को सुना दी। राजा वह कविता सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर खुश होकर के उसने राजकुमार तिरुपति को अपने दरबार में रख लिया। कुछ ही दिनों में राजकुमार उसके दरबार का बहुत ही खास कवि बन चुका था। अब राजकुमार वक्त बे वक्त राजा की प्रशंसा करता रहता और राजा की झूठी तारीफों का पुल बांधता रहता। राजकुमार तिरुपति जवान और खूबसूरत तो था ही, धीरे धीरे उसने राजा पर ऐसा प्रभाव डाला कि राजा ने खुश होकर के उसे अपना मंत्री भी बना लिया। यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। राजा ने अपने एक नए मंत्री के लिए एक बहुत ही आलीशान महल भी बनवा दिया, जिसमें राजकुमार तिरुपति और उसकी पत्नी बड़े आराम से रहने लगे। इस राजा का एक बेटा भी था। राजकुमार तिरुपति की उसके साथ बहुत अच्छी ही दोस्ती हो गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद राजा के बेटे ने तिरुपति के साथ शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की। मंत्री के रूप में राजकुमार तिरुपति इस बात के लिए फौरन तैयार हो गया। दोनों ने शाही अस्तबल से 2 बेहतरीन किस्म के घोड़े निकाले और शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते वह लोग जंगल से बहुत दूर निकल चुके थे, लेकिन उनके हाथ में कोई भी शिकार नहीं लगा था।
आखिरकार जब शाम हो गई और वह मायूस होकर के महल की तरफ लौटने लगे, वह लोग वापस लौट ही रहे थे कि उनके सामने एक हिरण आ गया। उन दोनों ने एक ही हिरण पर एक साथ तीर चलाया। दोनों के तीर लगते ही हिरण मर गया। हिरण तो मर गया, लेकिन उसके लिए मरे हुए हिरण को महल में ले जाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि हिरण बहुत बड़ा था और घोड़े पर आसानी से लादा भी नहीं जा सकता था। वह दोनों बहुत देर तक विचार करते रहे, लेकिन जब कोई उपाय उनकी समझ में नहीं आया तो बड़ी देर तक सोचने के बाद उसने फैसला किया कि इस हिरण का सिर काट करके अपने साथ ले जाएं और धड़ को यहीं पर छोड़ दें। हिरण का सिर कट गया। मंत्री ने हिरण के सिर को एक बड़े से कपड़े में लपेट करके अपने घोड़े से बांध लिया। उसके बाद वह दोनों वापस महल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ही राजा के बेटे का कोई मित्र रहता था। जब वह दोनों उसके घर के सामने से निकल रहे थे तो राजा का बेटा कहने लगा कि मैं अब बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर पर आराम करूंगा और कल शाम तक मैं महल में पहुंच जाऊंगा। राजा का बेटा वहीं पर रुक गया, जबकि राजकुमार तिरुपति परेशान सा अपने महल की तरफ लौट गया। उसकी पत्नी बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने पति से पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी चिंता के कारण मेरी जान निकली जा रही थी। राजकुमार तिरुपति कहने लगा, जो मंत्री बना था, यह सब बातें तुम बाद में करना, पहले मुझे एक फावड़ा लाकर दे दो। इस समय मुझे एक फावड़े की बहुत ही सख्त जरूरत है। उसकी पत्नी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने पूछा कि इस वक्त तुम्हें फावड़े की क्या जरूरत है और तुम इतने परेशान और घबराए हुए क्यों हो? राजकुमार तिरुपति ने कहा, इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी तक समय नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी एक फावड़ा चाहिए। उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ करके कहा कि तुम यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर मामला क्या है? राजकुमार तिरुपति की सांस फूल रही थी। उसने कहा कि मुझसे एक गलती हो गई है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता। अगर तुम्हें पता चल गया और तुम्हारे मुंह से यह बात राजा तक पहुंच गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इसलिए तुम चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। अब तो उसकी पत्नी का माथा और भी ठनका। अब वह बहुत जिद करती हुई कहने लगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं किसी से यह बात नहीं कहूंगी? तुम मुझे बताओ कि तुम फावड़े से क्या करोगे? राजकुमार तिरुपति कहने लगा, जो मंत्री बना हुआ था। ठीक है, वह राज मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने यह बात किसी और को बता दी तो हमेशा के लिए मुझको खो बैठोगी। आज मैं तुम्हारे भाई के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहाँ पर हमने एक हिरण का शिकार किया। तुम्हारा भाई कहता था कि हिरण उसके तीर से मरा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैंने ही उसे मारा है। इस बात पर हम दोनों में लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर के मैंने राजकुमार को मार दिया। मैं उसके धड़ को तो जंगल में छोड़ करके आ गया, लेकिन उसके सिर को काट करके मैं अपने साथ ले आया हूँ। अब मैं इस सर को यहीं कहीं दबाना चाहता हूँ। सिर्फ धड़ को देख करके कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि वह मरा हुआ आदमी कौन था। इस तरह से किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि राजकुमार कहाँ गया। और यह सुनते ही राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तिरुपति ने उसे समझाया, लेकिन उसने कोई बात तिरुपति की नहीं सुनी। आखिरकार राजकुमार तिरुपति खुद ही कहीं से फावड़ा लेकर के आया और महल के बगीचे में उसने एक गड्ढा खोदा और अपनी पत्नी के सामने उसने कपड़े में लिपटा हुआ वह सिर उस गड्ढे में दबा दिया। राजकुमारी रात भर अपने भाई की याद में रोती रही और उसने अपने पति से कोई बात नहीं की। और जब सुबह हुई तो राजकुमारी उठ करके रोती चिल्लाती हुई राजा के महल में पहुंच गई और रो रो करके अपनी माँ को सारी बात बता दी जो कल रात को बीती थी। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसने जब यह सुना तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। उसी समय पूरे महल में तहलका मच गया। राजा दौड़ा दौड़ा आया। जब उसने अपने बेटे की हत्या की खबर सुनी तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने फौरन अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार करके फौरन उसके सामने हाजिर करे। थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही राजकुमार तिरुपति को बांध करके राजा के दरबार में ले आए। जो भी लोग दरबार में राजकुमार तिरुपति से जलते थे वह उस समय बहुत प्रसन्न हो रहे थे। राजा ने अपने नौजवान मंत्री को देखते ही जोर से जमीन पर पांव पटका और कहने लगा, तुमने
मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम भूल गए कि मैंने तुम पर कितने उपकार किए हैं। मैं समझ गया तुम उसे मार करके उसकी जगह खुद इस राज्य के राजा बनना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। राजकुमार तिरुपति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राजा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जिस तरह से तुमने मेरे बेटे का सिर काटा है, उसी तरह से तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग किया जाएगा, और मैं तुम्हारे कटे हुए सिर को अपने महल के दरवाजे पर लटकाऊंगा, ताकि राज्य के सभी लोग यह देख सके कि राज परिवार के किसी भी आदमी को हाथ लगाने का क्या नतीजा निकलता है। इतना कह करके राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह इस मंत्री को ले जाए और इसका सिर काट करके ले आए। सिपाही राजकुमार तिरुपति को घसीटते हुए ले जाने लगे, लेकिन जब वह महल के बाहर पहुंचे तो उन्हें उस दासी ने रोक लिया जिसके यहाँ राजकुमार तिरुपति ने एक रात गुजारी थी। उस दासी ने नौजवान मंत्री से कहा कि आपको अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया। यह तो बहुत ही बड़ा अन्याय है और सरासर नाइंसाफी है। माना कि राजकुमार की हत्या हुई है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए था। इसके बाद वह दासी सिपाहियों से प्रार्थना करने लगी कि वह मंत्री जी को राजा के दरबार में वापस ले चले, लेकिन सिपाही कहने लगे, अरे तुम तो राजा के गुस्से को जानती हो, अगर हम इसे वापस ले गए तो राजा हम सभी को मृत्यु दंड देगा। दासी कहने लगी कि तुम बिल्कुल डरो मत, मैं तुम लोगों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दूंगी। मैं इन्हें दरबार में ले जाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी और फिर राजा जो चाहे मुझको सजा दे देगा, लेकिन मैं ऐसी नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। दासी के बहुत कहने पर सिपाही फिर मंत्री को लेकर के दरबार में आ गए। उसे देखते ही राजा अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ। गुस्से में कांपते हुए वह कुछ कहता उससे पहले ही दासी फौरन उसके आगे आ गई और कहने लगी कि हुजूर, इसमें इन सैनिकों का कोई दोष नहीं है। मेरे कहने पर ही यह मंत्री को वापस लेकर के आपके पास आए हैं। मुझे पता है कि आपने मंत्री को मौत की सजा सुना दी है, लेकिन अपने मंत्री का बयान सुने बगैर आपने इन्हें मौत की सजा कैसे सुना दी? यह सच है कि मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए सजा देने से नाइंसाफी भी तो हो सकती है। राजा ने कहा कि मैं भला इसे सफाई का क्या मौका दूं? इसने मेरे बेटे की हत्या की है, इसलिए मैं भी इसे वही सजा दूंगा जो इसने मेरे बेटे के साथ किया है। राजा की बात को सुन करके वह दासी कहने लगी कि हुजूर, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि सच्चा न्याय तो अभी होगा जब आप इस सारे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। अगर इस मंत्री ने राजकुमार की हत्या की भी है तो आपको यह देखना होगा कि उसकी हत्या आखिर क्यों हुई है। आपने मंत्री जी को इतनी बड़ी सजा दे दी, लेकिन इन्हें अपनी सफाई पेश करने का एक भी मौका नहीं दिया। उस दासी की बात सुन करके राजा को सचमुच अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने फौरन सिपाहियों को आदेश दिया कि इस मंत्री के घर जाए और उसके बेटे का सिर निकाल करके ले करके आए। कुछ ही देर में सिपाही कपड़े में लिपटा हुआ एक सर दरबार में लेकर के आए। राजा ने उस कपड़े को खोलने का आदेश दिया। वह कपड़े की गठरी खोली गई, लेकिन यह क्या, यह तो एक हिरण का सिर था। सारे दरबारी उसकी तरफ देखते रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दासी कहने लगी कि देखा हुजूर, अगर आप यह सर नहीं देखते तो आज आपके दरबार में कितना बड़ा अन्याय हो जाता। आप अनजाने में अपने दामाद से ही हाथ धो बैठते। इतनी देर में राजा का बेटा भी अपने दोस्त के घर से वापस लौट करके महल में आ गया। सब लोग राजकुमार को देखते रह गए। तभी राजा ने अपने मंत्री यानी तिरुपति से पूछा, यह सब क्या है? इस तरह से झूठी अफवाह फैलाने से तुम्हें क्या मिला? तब राजकुमार ने कह दिया, महाराज, आपको याद होगा कि आपने अपने पड़ोसी देश के राजा केशव सेन से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। उन्होंने आपसे सवालों का जवाब देने के लिए 1 साल का समय मांगा था। मैं आज आपको उन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं पड़ोसी देश के राजा केशव सेन का बेटा तिरुपति हूँ। आपको अपने सवाल तो याद ही होंगे। महाराज, आपने पूछा था कि सबसे बड़ा मूर्ख राजा कौन होता है? मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी कौन है?
बुराई में क्या अच्छाई है और अच्छाई में क्या बुराई है। अब आप इन सवालों के जवाब सुन लीजिए। आपने यह सुनते ही कि मैंने आपके बेटे को मार डाला है, मुझे मौत की सजा दे दी, एक बार भी आपने अपने मन में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। आपने एक बार भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने यह हत्या की भी है कि या नहीं। इससे यही पता चलता है कि आपके राज्य में इंसाफ नहीं है, इसलिए आपको एक मूर्ख राजा कहा जा सकता। इसके अलावा जब आपने मेरा सिर काटने का आदेश दिया तो आपके किसी भी दरबारी ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। वह अपने सामने ऐसा अन्याय होता हुआ देखते रहे। यही नहीं, वह मुझसे जलते और द्वेष भी करते थे, इसलिए दिल ही दिल में वह लोग खुश भी हो रहे थे। आपके इस फैसले पर एतराज ना करके वह आपको नाइंसाफी की तरफ ले जा रहे थे, इसलिए सभी मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी हैं। कल रात जब मैं हिरण के सिर को जमीन में गाड़ रहा था, तब आपकी बेटी ने मुझे सारी बात बताने के लिए मजबूर कर दिया। मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसने वचन दिया कि वह किसी से भी इस बात का कोई जिक्र नहीं करेगी, और मुझसे सारा राज उगलवाने के बाद वह वचन पर कायम नहीं रही। सुबह होते ही उसने आप तक यह बात पहुंचा दी। उसने यह एक बार भी नहीं सोचा कि सारी बात का उसके पति पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ आपकी यह मामूली सी दासी, जिससे यह नाइंसाफी नहीं देखी गई, और अपनी जान को खतरे में डाल करके इसने अपने आपके फैसले का ऐतराज किया। इस तरह से उसने मुझे मरने से भी बचा लिया। इसलिए यह दासी बुराई में अच्छाई है, और आपकी बेटी मेरी पत्नी होने के बावजूद भी अच्छाई में बुराई है। आपके महल के रास्ते में बैठा हुआ वह बूढ़ा भिखारी जो रास्ते में भीख मांगता है, जब तक वह जवान और ताकतवर था तब तक आपने उसका ख्याल रखा, लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया आपने धुतकार करके उसे बाहर निकाल दिया। इन सभी बातों से इस तरह से पता चलता है कि आप एक मूर्ख राजा हैं। मुझे लगता है कि आपको अब अपने चारों सवाल के जवाब मिल गए होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। मुझे आपकी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे छोड़ करके अपने राज्य वापस लौट रहा हूँ। राजकुमार तिरुपति के ऐसे वचन सुन करके राजा की बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह राजकुमार से माफी मांगने लगी। उस घमंडी राजा को भी अब यह समझ में आ चुका था कि आज तक अपने चापलूस दरबारियों की तारीफ सुन करके खुश होता रहा, जब तक उसने प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने भी राजकुमार से माफी मांगते हुए कहा कि बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है, मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ लेकर के अपने राज्य में जाओ। और साथ ही राजा ने उस आदमी को एक सोने की मोहरों की थैली इनाम में दी। और इसके बाद राजकुमार तिरुपति अपनी पत्नी को लेकर के अपने राज्य को वापस लौट गया। दोस्तों, इस तरह से उस राजा को उसके चारों सवाल के जवाब मिल गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय माता दी।